तो कुवैत की भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा 43 साल बाद न सिर्फ कुवैत के लिहाज से बल्कि पूरे खाड़ी वर्ल्ड के लिहाज से काफी अहम है भारत और के रिश्ते के मद्देनजर। असल में अब मध्य पूर्व और भारत के रिश्तों के बीच अड़चन नहीं बन पा रहा है पाकिस्तान, एक ये इसमें बड़ी बात भी है। भारत और कुवैत समेत अरब देशों के बीच संबंधों की मजबूती के पीछे तमाम वजहों में एक ये भी बड़ी वजह है कि पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान कमजोर हुआ है और इसलिए पाकिस्तान मध्य पूर्व और भारत के रिश्तों के बीच कोई अड़चन नहीं बना पा रहा। मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक बहुत बड़ा बाजार और भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर उभरा है और इसलिए अरब देश पाकिस्तान की बजाय अब अपने हितों को तरजीह देते हुए भारत से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपको यह भी आगे बताऊंगा कि ये यूएन में जो परमानेंट सीट है भारत के लिए उसको लेकर के भी कैसे अहम है ये यात्रा। लेकिन पहले बात पाकिस्तान के घेरेबंदी की। मोहम्मद अमीन साहब, पाकिस्तान में क्यों खलबली? बासित साहब कह रहे हैं पाकिस्तान को कि सीखो कुछ भारत से। देखो आईओसी हो, जीसीसी हो, कुवैत हो, यूएई हो, सबसे भारत ने संबंध अपने इतने मजबूत कर लिए। देखिए, सवाल इस बात का है कि आपको याद होगा कि भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो ने एक ओपेक बनाया था और ये कोशिश की थी कि अरब देशों को एक जगह इकट्ठा किया जाए जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते थे। उस समय ऑयल की सबको आवश्यकता थी और उन्होंने इसमें नेतागिरी करके ये चाहा था कि सबको इकट्ठा कर दिया जाए। तो अब वो इस बात को देख रहे हैं उसके बाद से आज तक कि अब हमारे देश की कितने अच्छे जो रिश्ते हैं सभी से सुधरे हैं। चाहे वो आप देख लीजिए ब्रिक्स की बात करिए, चाहे G20 की बात करिए, हर जगह दबदबा हमारे प्रधानमंत्री का है। और ये देखिए 43 साल के बाद विजिट हुई है, यानी 4 दशक बीत गए उसके बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत जाने की पहल की है और वहां पर गए हैं और ये 2 दिन की ऑफिशियल विजिट है। और ऐसे नहीं, वो हिज हाइनेस कुवैत ने ही खुद ही उनको ऑफर किया और बुलाया कि आप वहाँ जो देश में गेम हो रहे हैं, अरब देशों के जो गेम हो रहे हैं उनका आप उद्घाटन करिए। ये सब बहुत बड़ा सम्मान है हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे देश की जो कूटनीति है और हमारे देश की जो डिप्लोमेसी है उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और हमारी अब जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो इंडिपेंडेंट है। हम किसी पे ना वेस्ट पे देखते हैं ना ईस्ट पे देखते हैं। पहले हमें याद होगा कि हम ईस्ट की पॉलिसी को मानते थे या वेस्ट की पॉलिसी को मानते थे। अब हम दुनिया को अपनी पॉलिसी बताते हैं कि हमारे भारत की क्या पॉलिसी है, हमारी क्या नीति है और किस हिसाब से हम चलेंगे। इंडिपेंडेंट चल रहा है हिंदुस्तान और भारत। जहां तक सवाल इस बात का है, जो ये गए हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा में भी अभी थोड़ी देर पहले एड्रेस किया उन्होंने और पुरानी अपने जो डायस्पोरा के लोग थे इंडियंस को उनके साथ बातचीत की, मिले, बैठे और सभी से बात की। और बात करने के बाद एक एक मजदूर से बात की बड़े प्यार से, जो हमारे देश से गए हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि देश का प्राइम मिनिस्टर गया हो और वहां पर मजदूरों के साथ बैठ के खाना खाना, उनसे बातें करना, उनसे मिलना जुलना, ये एक बहुत रेयर केस है जो देखने को मिला है। तो ये दोनों देशों के संबंध को कहीं न कहीं भावनात्मक तौर पर भी जोड़ता है और जो रहा है, भारत का रुपया चलता था वहां पर, इस चीज में पीएम ने भी कहा। जी अमीन साहब, एक और मैं तस्वीर दिखाते चलता हूं। पाकिस्तान की घेरेबंदी के साथ साथ दुनिया की भी घेरेबंदी हो रही है इसमें और चीन की भी। दरअसल मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। भारत पिछले कई सालों से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए अपनी स्थायी सदस्यता के लिए कूटनीतिक प्रयास भी करता रहा है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह विश्व की 17% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भी करता है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय क्षेत्र से लेकर के पीस कीपिंग अभियानों तक भारत की भूमिका रहती है और भारत की सदस्यता के लिए फ्रांस सहित कई देशों का समर्थन भी प्राप्त है। अमेरिका भी अब समर्थन करता है शर्तों के साथ। इन तमाम दावेदारियों के बावजूद भारत की सदस्यता नहीं भारत को मिल पा रही है। तो उसकी क्या क्या वजह रही हैं, जरा इसको भी समझिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि भारत की सदस्यता के लिए चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए स्थायी सदस्यों के साथ साथ 2/3 देशों की पुष्टि करना आवश्यक है। 2/3 देश दुनिया के भारत के समर्थन में आए, यह काफी अहम है। चीन विरोध करता है हमेशा से। अमेरिका सदस्यता का समर्थन करता है लेकिन वीटो पावर नहीं देना चाहता है भारत को। भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, ये तर्क दिए जाते हैं। वैश्विक सूचकांकों जैसे वैश्विक भूख सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान पीछे है, ये इसके विरोध में बताया जाता है। कोफी अन्नान समूह के सदस्य भारत का विरोध करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट से प्रस्ताव को अलग अलग पास कराना होगा और फिर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जो और दावेदार हैं उन सब के आगे भारत को आना होगा। संजीव जी,
तो ये तो एक जो तस्वीर है कि यूएन में परमानेंट मेंबर के तौर पर परमानेंट सीट के तौर पर भारत को मिले, इसमें जो 2/3 की बहुमत चाहिए भारत को दुनिया भर में। आईओसी में इस्लामिक संगठन में 57 देश हैं, 6 हैं जीसीसी में, जिसके मुखिया इस वक्त कुवैत के अमीर हैं। तो क्या इस रास्ते, जैसा बासित साहब कह रहे हैं कि भारत दरअसल यूएन के लिए भी मोबिलाइज कर रहा है इन कंट्रीज को समर्थन के लिए? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में यदि कभी कोई रिफॉर्म्स होने हैं तो वो तभी हो सकते हैं कि जब वहां पर जो P5 के जो कंट्रीज हैं इसके लिए वो राजी हो। लेकिन ये जो पंच प्रधान हैं, ये जो P5 कंट्रीज हैं, ये स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी हेजेमोनी को बनाए रखना चाहते हैं। जहां तक भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रश्न है, तो चाइना को छोड़ करके शेष जो अन्य जो परमानेंट 5 के राष्ट्र हैं वो भारत को समर्थन दे चुके हैं। लेकिन चाइना इस राह में रोड़े अटकाता है और चाइना नहीं चाहता कि भारत सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बने। और ये जो 5 राष्ट्र हैं वो जाहिर है कि वो अभी जिस तरीके के रिफॉर्म्स की यूनाइटेड नेशंस को आवश्यकता है उसको करने के लिए जो अपेक्षित कदम उठाने चाहिए थे, जो प्रोएक्टिव कदम उठाने चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं उठाए हैं। और ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ये 20वीं सदी के मध्य में बना था और हम आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज की वैश्विक रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसे जो राष्ट्र हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है, साउथ अफ्रीका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस हर जगह विफल साबित हो रहा है। और यदि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, और इसीलिए शायद पीएम मोदी इसमें रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और दुनिया भर में कहीं न कहीं एक समर्थन जुटाने की मुहिम पर भी निकले हुए हैं। और ये बताया जा रहा है, और खुद पाकिस्तानी एम्बेसडर भारत के जो पूर्व रहे हैं वो बासित साहब कह रहे हैं कि भारत इस कोशिश में भी है, इस्लामिक संगठन के देशों के जरिए भी। अमीन साहब, अब एक और भी अहम पहलू है कि भारत इस्लामिक संगठन जो देश है OIC उसका भी मेंबर बनना चाहता है। यह भी पाकिस्तान को डर लग रहा है। खुद बासित साहब ये बात कह रहे हैं क्योंकि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, तो क्यों ना भारत बने। तो क्या इस यात्रा के जरिए उस कैंपेन को भी आगे बढ़ाने की कोशिश है भारत की? देखिए, भारत हर मामले में अब आगे पहुंच चुका है। बहुत पुराना जो रिश्ता है उन रिश्तों की भी दुहाई आज दी गई कुवैत के अंदर। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इसीलिए बहुत बुरा लगा है क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि हमारे जो कितने पुराने रिश्ते हैं, यानी हमारा सूरत मार्केट हुआ करता था, यानी पूरी दुनिया का मोती का मार्केट था, खजूर का था और बहुत सी चीजें वहां पर हमारे यहाँ इम्पोर्ट होती थी और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता था, चावल था, चाय थी, बहुत दुनिया भर की चीजें। इस तरह से अपने रिश्ते गिनाए। इन सब बातों को पाकिस्तान सुन रहा है, देख रहा है। और जिस तरह से हमारे इंडिया की पहल है, जैसे कि आप देखिए कि यूएई के अंदर एक मंदिर का निर्माण किया गया, बहुत बड़ी एक उपलब्धता है। तो उसको ये तकलीफ हो रही है कि हम मुस्लिम देश हैं, हमको लोगों ने पीछे कर दिया और ये एक हिंदू देश है, यानी हिंदुस्तान है, हिंदू देश है, जो कि मुसलमानों को शायद उनका कहना है कि मुसलमानों को लाइक नहीं करता, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में स्वतंत्रता है। समय नहीं था तो वो इस बात को परेशान अमीन साहब देख के कि किस तरीके से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सबको संजो के चल रहे हैं, चाहे वो कॉरिडोर की बात हो, चाहे वो किसी तो ये कहीं न कहीं इस वजह से पाकिस्तान में भी खलबली है और ये पाकिस्तान को भी घेरने की एक कोशिश है जो लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ इन देशों के, खाड़ी देशों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करता रहा था और साथ में अपना जो हित है और पारस्परिक जो हित है इन देशों के साथ में, वो भी ये देश अब बखूबी समझ रहे हैं, खाड़ी के देश, और पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। इन यात्रा से ये सारी बातें सधती और नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीन साहब, सजीव जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए लाइव टाइम्स में इस चर्चा में। कुछ ही पलों में देश दुनिया की खबरें लाइव बने रहिए हमारे साथ।